नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा विजिट चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि योग में कौन-कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, आगे योग में क्या करियर है आपका, आप कौन-कौन से कोर्स हैं जिनको ले सकते हैं, सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा या इसमें आप जो हैं ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो योग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो लोग योग को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ जॉइन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जैसे 12वीं पास करते हैं, 12वीं पास करने के बाद डायरेक्ट आप बीए योग से कर सकते हैं, योगिक साइंस से, या तो फिर आप जो हैं बीएससी योगिक साइंस से आप कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद इसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो 6 महीने का होता है, उसको आप ले सकते हैं, या तो फिर आप इसमें पीजी डिप्लोमा, अगर आपका ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से आप कर चुके हैं तो इसमें पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस से एक कोर्स होता है, वो आप ले सकते हैं, या तो फिर इसमें पीजी कर सकते हैं आप। पीजी मतलब जैसे कि आप एमए इन योगिक साइंस से कर सकते हैं, या तो फिर आप जो हैं एमएससी इन योगिक साइंस से कर सकते हैं। तो ये कोर्स हैं, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद आप जो हैं पीएचडी कर सकते हैं योग में। तो अब मैं बता देता हूँ कौन से कोर्स की क्या समय अवधि होती है, कितने समय में इसको करना होता है। तो जैसे कि आप अगर 12वीं पास कर चुके हैं और आप योग का एडमिशन लेना चाहते हैं, योग सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या एक तो आपका 12th क्लियर होना चाहिए, पहली चीज़। अगर 12वीं पास के बाद अगर आप कोई योग का कोर्स कर सकते हैं, तो वो है सर्टिफिकेट कोर्स जो 6 महीने का होता है, जिसमें आप 12वीं पास करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। विदाउट 12th के आपको एडमिशन योगा सर्टिफिकेट में नहीं मिलेगा। तो पहला चीज़ हो गया ये। दूसरा, आप 12वीं पास कर चुके हैं, उसके बाद आप जो हैं बीए यौगिक साइंस में आप एडमिशन ले सकते हैं, या जो है बीएससी यौगिक साइंस में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी समय अवधि होती है 3 वर्ष की। आप 3 वर्ष में इसमें पोस्ट ग्रेजुएट ये ग्रेजुएशन आप इसमें कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका होने के बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि और मुझे योग में आगे डिग्री लेना है, तो 1 वर्ष का होता है पीजी डिप्लोमा योगिक साइंस से। तो पीजी डिप्लोमा आप योग से कर सकते हैं, 1 वर्ष का होता है। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पूरा डिग्री लेना है योग का, तो आप एमए योगिक साइंस से कर सकते हैं, या आप जो है एमएससी योगिक साइंस से कर सकते हैं। ठीक है? तो इसका जो है 2 वर्ष का कोर्स होता है, एमए का और एमएससी का इसका। ठीक है? तो ये 2 इनमें से आप चुन सकते हैं। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस वालों को बीएससी और एमएससी में एडमिशन मिलेगा, और आप जो हैं साइंस के अदर फील्ड से हैं, जैसे आपका कॉमर्स सब्जेक्ट रहा है या आपका जो है आर्ट्स सब्जेक्ट रहा है, तो आप जो हैं बीए कर सकते हैं इसमें। ठीक है? तो ये इसकी समय अवधि 2 वर्ष की हो जाएगी। फिर आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं। अब बात आती है कि एडमिशन किस किस समय पर होते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एडमिशन किस समय पर होते हैं। तो सबसे पहले जून के महीने में इसकी जो है लिंक ओपन होती है अलग-अलग यूनिवर्सिटी की, जिसमें आप एडमिशन के लिए अपना जो है फॉर्म डाल सकते हैं, और उसमें अगर आपको सीट अवेलेबल रहेगी तो आपको वहाँ पर आपको जो है लिस्ट पे नाम आ जाएगा। और उसके बाद जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं कई जगह, या डायरेक्ट फॉर्म के द्वारा ही आपका जो है अगर सीट अवेलेबल है तो आपका जो है एडमिशन हो जाता है। और अगर कहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो नंबर चाहिए होते हैं उतने आपको लाने पड़ेंगे, उसको फाइट करना पड़ेगा एग्ज़ाम को, तब आपका एडमिशन होगा। ये चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है? उसके बाद
अब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया आपका, एडमिशन हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आपको जो है पीएचडी करना है, तो पीएचडी में जो है एडमिशन लेने के लिए हर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है। जून, जुलाई, अगस्त तक इसमें एडमिशन जो है एंट्रेंस फॉर्म आते हैं, उसको एंट्रेंस फॉर्म भरने के बाद आप जो है एडमिशन एंट्रेंस क्लियर होने के बाद आपको जो है कॉल आता है कि आप जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। तो फिर आपका जो है एनरोलमेंट वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में होता है और आपको जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और 12th और जो है आपको माइग्रेशन वगैरह जमा करके आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और आजकल तो यूजीसी का एक और नियम आ गया है कि अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर होगा तभी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, इसको फाइट कीजिएगा। इसमें आप जैसे ये क्लियर हो जाता है आपका, तो उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और फिर जब आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, तो उससे आप इसका पीएचडी का कोर्स कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें फीस कितनी कितनी लगती है। तो फीस स्ट्रक्चर हर कॉलेज का, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का अलग अलग होता है। तो आप जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। पीएचडी का भी ऐसे ही आपको अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस होती है, गवर्नमेंट की अलग होती है, यूनिवर्सिटी की, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अलग फीस होती है। तो ये तो कुछ कोर्स थे जो मैंने आपको जनरल जानकारी दी। और इसके अलावा जो है कुछ सर्टिफिकेट कोर्स इस तरीके के भी चलते हैं। 200 आवर्स का आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है या 500 आवर्स का टीचर ट्रेनिंग प्रॉब्लम जो है प्रोग्राम चल रहे हैं अभी। तो 200 और 500 आवर्स के टीचर प्रोग्राम जो हैं चल रहे हैं, उससे भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उससे भी आप एक योग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है कि योग में कौन कौन से योग ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। तो योग का जो प्रमुख ग्रंथ होता है पतंजलि योग ग्रंथ होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको हठ योग ग्रंथ पढ़ाया जाएगा, फिर घृण योग आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है आपको शिव संहिता पढ़ाई जाएगी, आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, आपको स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेचुरोपैथी पढ़ाया जाएगा। तो इतनी सारे आपके जो हैं सब्जेक्ट होते हैं। फिर आपको संस्कृत भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि संस्कृत अगर आपको नहीं आएगी तो उसके श्लोक आपको समझ नहीं आएंगे। तो संस्कृत भी आपको जो है पढ़ाया जाता है। तो ये सब्जेक्ट हैं, ये आपको जो है कोर्स में रहेंगे। फिर आप इसमें देख सकते हैं हठ रत्नावली आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये अलग अलग और ग्रंथ इसमें जो हैं जुड़ते चले जाते हैं। इनका आपको अध्ययन करना होता है। आपके जो ड्यूरेशन होता है, जितने साल का आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इस समय आप ले सकते हैं। और अगर आपके कोई प्रश्न है योग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। विपुल तोमर जी, अच्छा आपको योगा सीखना है, आपको कोर्स करना है या आपको जो है खाली अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग सीखना है? विपुल तोमर जी बताइएगा, आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। या हमारे जो वीडियो हमारे चैनल पे हैं उसको देख के भी आप कर सकते हैं, या हमसे आप ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो हम ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप ले सकते हैं हमारी क्लास। या हमारे लाइव सेशन आते हैं, उस समय हमको ज्वाइन करके आप उस समय क्लास ले सकते हैं। और बात करते हैं अब, जैसे कि आसन होते हैं, तो आसन की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है? तो आसन की जो परिभाषा होती है, स्थिर सुखम आसनम। इसका मतलब ये होता है कि स्थिर होकर सुखपूर्वक जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकें बिना किसी कष्ट के, बिना हिले डुले, वो होता है आसन। ठीक है, तो आसन आपके जब तक सिद्ध नहीं होंगे, आप ठीक से आसन में बैठने
लायक नहीं बनते हैं तब तक आप जो है प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। अब प्राणायाम जैसे ही आसन में आप बैठने लगते हैं, अलग अलग आसन होते हैं इसमें, कुछ बैठ के करने वाले आसन होते हैं, कुछ खड़े होके करने वाले आसन होते हैं, कुछ आसनों को आप पीठ के बल लेट के कर सकते हैं, कुछ आसनों को जो है आप पेट के बल लेट के कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग जो है आसन होते हैं, संतुलन वाले आसन, तो वो आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में हल्कापन आ जाता है और शरीर में लचीलापन आ जाता है। फिर आपका शरीर जो है तैयार हो जाता है प्राणायाम के लिए। अब प्राणायाम की जो है परिभाषा क्या होती है, तो प्राणायाम की परिभाषा इस प्रकार है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो गति विच्छेदा प्राणायाम। मतलब आपकी जो श्वास की गति में विच्छेद है अगर, तो उसको जो है आपको नियमित करना होता है। श्वास प्रश्वास की गति पर आपको जो है नियंत्रण पाना होता है, ये होता है प्राणायाम। अभी विपुल तोमर जी का सवाल आया है कि सर वज्रासन में प्राणायाम कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ के आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद आपको ये रखनी है कि मेरुदंड मतलब आपका स्पाइनल कोड हमेशा सीधा होना चाहिए। अगर स्पाइन सीधा रहेगा तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि प्राणायाम करते समय हमेशा मेरुदंड सीधा होना चाहिए, मतलब आपका स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर आप जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से आपकी जो है श्वास की गति पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। अब जैसे बात आती है कि श्वास की जो सामान्य गति क्या होती है एक सामान्य व्यक्ति की, तो आप जो है 16 से 18 एक मिनट में श्वास लेते हैं, 16 से 18 बार। ठीक है, अब इससे अगर आपकी श्वास की गति बढ़ जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे किसी को अगर अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी श्वास की गति स्वाभाविक है बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से श्वास नहीं ले पाता है, उसके फेफड़ों के निचले हिस्से तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो ऊपर ही ऊपर श्वास लेता है, तो जल्दी जल्दी श्वास खींचता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि श्वास का कितना महत्व है। अब आप देखेंगे कि लंबी आयु जीने वाले ऐसे कौन से जीव होते हैं जिनकी बहुत अधिक आयु होती है। अब जैसे आप देखेंगे कछुआ हुआ, हाथी हुआ, सर्प हुआ, तो इनकी आयु बहुत अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये श्वास को बहुत कम लेते हैं। अब कछुआ है, पानी के अंदर गया, फिर 1 मिनट बाद आएगा, एक बार श्वास लेगा, फिर पानी के अंदर चले जाएगा, तो 100 वर्ष से लेके 1000 वर्ष तक कछुआ जीता है। वहीं पर आप देखेंगे हाथी है, हाथी की आयु भी ज़्यादा होती है। वहीं सर्प देखेंगे, वो भी 100 वर्ष से आयु उसकी ज़्यादा ही होती है। ठीक है, जितना पुराना सर्प रहेगा उसकी आयु ज़्यादा रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से जीव हैं जो अपनी श्वास को जल्दी खर्च करते हैं और जिनकी आयु कम होती है, तो आप देखेंगे कि आपने कुत्ते को देखा होगा, डॉग को, वो कितनी जल्दी जल्दी श्वास लेता है, तो उसकी आयु सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी श्वास को खर्च करोगे उतनी आयु आपकी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे आपकी जो है एक तो आयु भी लंबी होगी, आपका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी जो है नाड़ियों की शुद्धि होती रहेगी। ठीक है, तो श्वास पर आपका अगर नियंत्रण आ गया तो आपका मन भी आपके नियंत्रण में रहेगा, आपके विचार आपके नियंत्रण में रहेंगे, आपके नकारात्मक विचार आपके दूर हो जाएंगे। विपुल तोमर जी पूछ रहे हैं, सर ब्रेन के लिए सुपर फूड बता दो। अच्छा, अगर आपको दिमाग तेज करना है तो इसके लिए आप क्या करो, 6 से 8 बादाम रात को पानी में भिगो दो। उसके बाद अखरोट है, 1 से 2 अखरोट का आप सेवन कीजिए और 6 से 8 बादाम रोज खाइएगा भीगी हुई, तो इससे आपका दिमाग तेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप खाना ले सकते हैं। अखरोट और बादाम आपके दिमाग को तेज करते हैं। चलिए, तो फिर आगे हम बात कर रहे हैं। अब प्राणायाम आपने कर लिया, आसन आपने कर लिया, आसन से आपके शरीर में हल्कापन आ जाता है, प्राणायाम से आपके श्वासों के ऊपर नियंत्रण आ जाता है। उसके बाद फिर आती है बात मेडिटेशन, ध्यान। अब ध्यान में क्या महत्व होता है, तो सबसे पहले ध्यान में ये महत्व होता है कि ध्यान आप लगा रहे हो। ध्यान इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी आसानी से ध्यान लगा ले।
ध्यान के लिए सबसे पहले आपको अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना होता है, क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद करके बैठेंगे आपके मन में विचार उठने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, इतने सारे विचार आएंगे कि आप जो है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं पाते हैं, विचार चलते रहते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी ध्यान में बैठें तो सबसे पहले आंख बंद किया आपने, दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखें, मेरुदंड सीधा करके आपको बैठना है। ठीक है, तो मेरुदंड आपको सीधा करके इस तरीके से बैठना है, आंखें बंद करके, और पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर, ये इस पोजीशन में आपको दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें। आप जो है इसका ध्यान कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के अपने आसन के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको श्वासों के ऊपर विशेष ध्यान लगाना है। किसके ऊपर लगाना है? श्वासों के ऊपर, क्योंकि श्वास के ऊपर आपका नियंत्रण आ गया, श्वास के ऊपर आपने ध्यान लगाना सीख लिया, तो आप स्टार्टिंग कीजिए 5 मिनट सिर्फ अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाइए। फिर धीरे धीरे आपका ध्यान जब श्वास के ऊपर लगने लगता है, आपको विचार नहीं आते, तो आप समझिए कि आप ध्यान की दूसरी सीढ़ी चढ़ सकते हैं। फिर आपको प्रतिदिन जो है कोशिश करना है कि 30 मिनट आपको बैठना है आंख बंद करके, और सिर्फ फील करना है। आपके जो चक्र होते हैं, चक्रों के ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं। आप जैसे कि ये सबसे आसान चक्र है आज्ञा चक्र, यहाँ पर आप आंख बंद करके भूमध्य आप देख सकते हैं। ये चक्र जो है आज्ञा चक्र है, ये इतनी आसानी से जागृत नहीं होता है। आज्ञा चक्र आपका अगर जागृत हो जाता है, आप त्रिकालदर्शी होते हैं, आप कुछ भी भूत भविष्य का देख सकते हैं। तो इस चक्र को आप अगर आंशिक भी जागृत कर लेते हैं तो आप ध्यान में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने हार्ट वाले जो चक्र होता है अनाहत चक्र, उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ गले में जो गड्ढा दिख रहा है इसके जस्ट पीछे आपका जो है विशुद्धि चक्र होता है, इसके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं। नाभि प्रदेश में आपका जो है उसके जस्ट पीछे मणिपुर चक्र होता है, उसके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं। फिर 4 उंगल आप और नीचे गए तो वहाँ पर स्वादिष्टान चक्र होता है, उसको आप जो है ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, मूलाधार चक्र है, आप उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। सीधनी के पास जो है मूलाधार चक्र होता है, उसके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं। और लास्ट में सबसे ऊपर यहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है, उसके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं। तो ये ध्यान लगाने के अलग अलग चक्रों के ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं। डायरेक्ट अपने श्वासों के ऊपर ध्यान सबसे पहले आपको लगाना है। श्वासों से आप जीत गए तो फिर आगे आप चक्रों का ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि ध्यान लगाने से आपकी जो है कुंडली भी जागृत होती है। कुंडली जागृत धीरे धीरे होती है। ध्यान में आप लंबे समय तक अगर 30 मिनट से लेकर 45 मिनट 1 घंटे तक नियमित रूप से बैठते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो कुंडली मूलाधार चक्र में सर्प के आकार में लिपटी हुई, जिसका पूंछ मुंह में दबा हुआ है, उसको आपको जागृत करना होता है। जब वो धीरे धीरे कुंडली ऊपर जागृत होकर चढ़ती है, सारे चक्रों का भेदन करते हुए मूलाधार से ऊपर आएगी स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से आपका जो है विशुद्धि, विशुद्धि से आपका आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र। ठीक है, 7 चक्र होते हैं। तो कुंडली जब इनको बहते हुए ऊपर आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली जागृत हो गई। आपका जो है मोह, लोभ, क्रोध, इनसे आप छूट जाएंगे, इनसे आपकी दूरी बन जाएगी। ना आपको किसी से मोह रहेगा, ना आपको किसी से जो है ज़्यादा क्रोध आएगा। आपका मन शांत हो जाएगा, निर्मल रहेगा, लोभ नहीं रहेगा आपके अंदर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अभी विपुल तोमर जी बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ आप 5 प्राणायाम के ऊपर वीडियो बना दो। तो वीडियो मेरे डले हुए हैं बहुत सारे अलग अलग प्राणायाम के ऊपर, आप जाके हमारे जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जाके अलग अलग प्राणायाम है, आपको किस तरीके के प्राणायाम चाहिए तो वो एक दिन में अलग आप अपने जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं कौन कौन से प्राणायाम आपको सीखना है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आती है कि ये तो आपने जो है जान लिया कि योग क्या है, योग कैसे करें, योग का कोर्स क्या होता है, कितनी अवधि होती है, फीस तो सब कॉलेज की अलग अलग होती है। तो यही छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और अब बात आती है कि एक जो योग में क्रम होता है वो क्रम क्या होता है, किस क्रम से आपको चलना चाहिए।
अब जैसे आपको सबसे पहले तो एक दिनचर्या सेट करनी होती है। आपकी एक दिनचर्या सेट हो जाएगी, तो उसके आधार पर अगर आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त मतलब जो है सूर्योदय के 48 मिनट पहले अगर आप जागते हैं, तो वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आपका एक तो आयु में वृद्धि होती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, लंबी आयु रहेगी। अध्यात्म के लिए उस समय बहुत अच्छा होता है समय। तो उस समय आप जो है आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, या अध्ययन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अपने जो है कोर्स से रिलेटेड किताबों को पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। या कुछ नए विचार आपके जो है सकारात्मक विचार आते हैं, तो वो समय उस समय क्योंकि जागते हैं, आपका माइंड बिल्कुल खाली रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो जैसे ही आप जो हैं शौचालय से आप फ्री होने के बाद आप जो है कोशिश करें, अध्ययन करें, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सबसे पहले शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपकी नाड़ियों की शुद्धि हो जाए। आपके जो है अलग अलग प्रकार की 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया बताई गई है, जैसे धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया है, इनके द्वारा आप अपने शरीर को जो है शुद्ध कर सकते हैं। आपके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, मल जमा है नाड़ियों में, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है षटकर्म। जैसे अलग अलग षटकर्म का अलग अलग प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे, अलग अलग अंगों की सफाई करते हैं। अब जैसे आपने बोला है कि धोती, तो धोती जैसे 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, वस्त्र धोती और दंड धोती। तो इनके द्वारा आपका जो है पित्त और कफ दोष दूर हो जाता है, ठीक है। वहीं आप नेति करेंगे, तो नेति से आपके आंखों के लिए फायदा होता है, आपका कफ दोष दूर हो जाता है, जिसमें जल नेति, रवल नेति, सूत्र नेति आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप बात करेंगे कि बस्ती, तो बस्ती क्रिया जो है उसके द्वारा आपकी कोलोन बड़ी आंत की सफाई हो जाती है। जैसे आजकल तो एनिमा चल गया है, तो एनिमा से आप बड़ी आंतों की सफाई कर सकते हैं, जिससे आपका मल जितना भी आंतों में है वो बाहर निकल जाता है, सफाई हो जाती है आंतों की पूरी। उसके बाद जो है नौली क्रिया से आप जो है आंतों की सफाई कर सकते हैं। कब्ज अगर आपको होती है, एसिडिटी होती है, गैस बनती है, तो नौली क्रिया बहुत लाभदायक होती है। वहीं अगर आप जो हैं जैसे त्राटक करेंगे, तो ये आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देता है, एकाग्र जो है शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप जो है त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप जो हैं कपालभाति, कपालभाति भी 3 तरीके से आप कर सकते हैं, व्युत्क्रम, शीतक्रम और जो है वातक्रम। तो कपालभाति का भी अलग प्रभाव पड़ता है आपके शरीर के ऊपर। जैसे व्युत्क्रम, शीतक्रम अगर आप करेंगे, जैसे नाक से आपने जल लिया और मुंह से निकाला, मुंह से जल लिया, नाक से निकाला, ये शीतक्रम और व्युत्क्रम होता है। वहीं वातक्रम अगर आप करेंगे, तो सीधे बैठ के जब आप नाक से झटके से श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो ये होता है आपका बात क्रम। तो इसमें क्या होता है कि आपके कपाल की शुद्धि हो जाती है, आपके कफ दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शुद्धि क्रिया सबसे पहले कीजिएगा। फिर आपको सूक्ष्म व्यायाम करने होते हैं, आपके छोटे जोड़ होते हैं, जैसे उंगलियों के लिए, कलाई के लिए, कोहनी के लिए, कंधे के लिए। ये जो सूक्ष्म व्यायाम आपको करने होते हैं, इससे आपकी जो है जोड़ों की मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिससे आप योगासन में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आपको सूक्ष्म व्यायाम के बाद योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। कुछ खड़े होकर आपने आसन कर लिए, कुछ बैठ के कर लिए, कुछ पीठ के बल लेट के कर लिए, कुछ आपने जो है पेट के बल लेट के कर लिए, कुछ संतुलन बनाने वाले शरीर में ऐसे आसन आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है प्राणायाम और मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए आसनों के बाद। उसके बाद आपको जो है फिर ध्यान में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ और स्वस्थ रहता है, तब भी आपका ध्यान लग सकता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से आप करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल जानकारी थी, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आपको निश्चित कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब इसमें ये है कि जैसे कि योगासनों के अभ्यास के बाद आपको जो है 30 मिनट नहाना चाहिए, 30 मिनट बाद कुछ खाना चाहिए, ठीक है। और अगर नहा के कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो इस तरीके से आप दिनचर्या एक सेट कीजिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागिएगा, ब्रेकफास्ट 9 बजे के पहले ले लीजिए नाश्ता,
दोपहर का जो लंच होता है वो आप जो है 1 से 2 बजे के बीच में कर लें। शाम का जो है आप हल्का फुल्का प्रोटीन वाला नाश्ता ले सकते हैं, और रात में जो है हल्का भोजन लीजिएगा। हल्का भोजन अगर आप लेंगे तो उससे आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ मिर्च मसाला वाला भोजन खाएंगे तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी, नींद डिस्टर्ब होगी तो अगला दिन आपका पूरा बेकार चला जाएगा। तो कोशिश करें कि इस दिनचर्या को फॉलो करें, और रात में 9 से 10 बजे के बीच में आपको सो जाना चाहिए, ठीक है। उस समय तक 10 बजे तक आप सो जाएंगे तभी आप सुबह जल्दी जाग पाएंगे। तो कोशिश करें लेट नाइट ना सोएं, क्योंकि जितना लेट आप सोएंगे तो आपके शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको वो जो रिलैक्सेशन होता है उस समय उनको रिलैक्स मिलता है, वो समय उनका निकल जाता है। अब लीवर को, किडनी को, आंतों को, सब आपके शरीर के जो अंग हैं उनको एक टाइम होता है निश्चित रिलैक्स का। उस समय भी आप जगते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे तो उस समय जो है आपके केमिकल इम्बेलेंस हो जाएंगे, उससे आपको कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब लीवर का समय मान लो 11 से 1 बजे तक है रेस्ट का समय, उस समय आप जग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको तो रिलैक्स मिला ही नहीं, तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, गैसेस प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको कई तरह की आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। अभी विपुल तोमर जी का प्रश्न आया है एक, सर मैं इवनिंग में होम वर्कआउट करता हूँ तो उसके बाद क्या खाना चाहिए। अब देखिए, होम वर्कआउट करो चाहे आप योगासनों का अभ्यास करो, दोपहर का जो खाना लिया है उससे 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। कम से कम 4 घंटे बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है अगर अभ्यास कर लिया है तो आधे घंटे के अंतर के बाद आप जो है हल्का भोजन लीजिए, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, या रात में दाल चावल हल्के खा सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी। रात को सोते समय 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध लें, और आपको वज्रासन में 3 से 5 मिनट बैठना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहे, पाचन क्रिया अच्छी हो जाए आपकी। 100 कदम आप चल सकते हैं। और बाएं करवट आपको लेटना चाहिए जब आप सोने जाते हैं रात में। तो उससे क्या होगा, बाएं करवट अगर आप लेटेंगे तो उससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उससे आपका पाचन क्रिया अच्छा होता है, इसलिए बाएं करवट आपको लेटना चाहिए, जिससे आपके जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह हैं वो अच्छे से पाचन क्रिया को आगे बढ़ाएं। अगर आप दाहिने साइड अगर सीधे साइड लेटेंगे तो वो उल्टा जूस आपके ऊपर की ओर आएगा, इससे क्या होगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाईं करवट आपको सोना चाहिए। अब जैसे प्रोटीन की बात आती है कि किसमें कितना प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाश्ता हम ले सकते हैं, तो ये प्रश्न आया है कि सर प्रोटीन के लिए बता दो। तो प्रोटीन आपको, जैसे कि आप अगर 25 ग्राम काले जो लाल वाले चने होते हैं ये भिगो के खाते हैं तो इसमें जो है 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, 23 से 25 ग्राम, अगर इसको आप 100 ग्राम क्वांटिटी में खाते हो। वहीं फली दाने मूंगफली जो होती है उसको अगर आप जो है 100 ग्राम खाते हो तो उसके अंदर भी आपको 23 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। वहीं आप पनीर 100 ग्राम खाओगे तो उसमें जो है आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। वहीं दूध आप जो है आधा लीटर लेंगे तो उसके अंदर आपको जो है 15 से 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप टोफू ले सकते हैं, इसके अंदर भी आपको जो है 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। सोयाबीन की बड़ी अगर आप 50 ग्राम खाते हैं तो उसके अंदर जो है आपको जो है 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये प्रोटीन वाला आहार अगर आप लेंगे तो इससे आपकी स्किन में ग्लो रहेगा, आपका जो शरीर होता है वो एनर्जेटिक रहता है, ऊर्जावान रहता है। तो प्रोटीन जो है आपके शरीर को कितना रिक्वायरमेंट होता है पर डे, आपका जितना वजन है उतने ग्राम आपको प्रोटीन, जैसे किसी का 50 किलो वजन है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। और जो जिम करते हैं उनको डबल मात्रा में प्रोटीन दिया जाता है, क्योंकि उनको मसल्स को ज़्यादा ग्रोथ करना रहता है, ज़्यादा थकान ना आए। तो उसके लिए अगर 50 किलो का व्यक्ति अगर है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन जो है प्रतिदिन लेना होता है। तो इस तरीके से आप प्रोटीन ले सकते हैं, अलग अलग जो हैं उसके अंदर पाया जाता है। खास करके ये चीज़ें आप ले सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन वाले जो लोग हैं तो वो आप जैसे पनीर लीजिए, काले चने लीजिए, मूंगफली लीजिए, सोयाबीन की बड़ी लीजिएगा, काजू बादाम जो होते हैं अगर उनको आप जो 28 ग्राम खाते हो तब जाके आपको कितना प्रोटीन मिलता है, उसमें जो है 8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। ऐसे दाल आप खाते हो तो 100 ग्राम दाल में आपको 6 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 1 कटोरी 2 कटोरी ऐसे ले सकते हैं। तो अंकुरित अनाज आप बना सकते हैं सुबह, तो उसमें 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा 100 ग्राम अंकुरित अनाज में।
तो वो आप ले सकते हैं। और भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे जो है लाइव सेशन को लाइक कीजिएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा कि वो लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानें और इसका लाभ लें। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अगले बार लाइव सेशन में आपके लिए फिर कुछ नया लेके आऊँगा, कुछ नई जानकारी लेकर आऊँगा। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक दिनचर्या सेट कीजिएगा और हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाइएगा। अपने शरीर को कम से कम 30 मिनट रोज़ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम के लिए दीजिएगा, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप निरोगी रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।